तो इंग्लिश में एक कहावत है जो कि अक्सर लोगों ने सुनी होगी कि पीपल बाय थिंग्स दे डोंट नीड फ्रॉम मनी दे डोंट हैव टू शो पीपल दे डोंट लाइक। मतलब लोग ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिसकी उनको ज़रूरत नहीं है, वो इस पैसे से खरीदते जो उनका पैसा नहीं है, इन लोगों को दिखाने के लिए जो उनके लाइफ में इतने मैटर नहीं करते, उनको लाइक नहीं करते, उनको दिखावे के लिए चीज़ें खरीदते। तो ये अपने ज़माने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग इससे जूझते हैं, और ये एनेबल करती है बैंक्स। बैंक्स आपको लोन देती है, आपको क्रेडिट कार्ड देती है। क्रेडिट कार्ड का दलदल और लोन का दलदल बहुत ख़तरनाक होता है। अब क्रेडिट कार्ड के पीछे आइडिया बहुत ब्रिलियंट है, जो उसने बनाने वाले ने, जिसने उसको ईजाद किया, वो बहुत क्या बोलेंगे उसको, शैतानी किस्म का आइडिया है और ब्रिलियंट भी है। अब देखो आप, वो एक फ्रैंक मैकनेमारा बोल के नाम बंदा है वो बंदे का, उसने एक डाइनर्स क्लब बोल के 1949 में अमेरिका में इंट्रोड्यूस किया। उसमें क्या है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन या जो भी, वो कार्ड को ले सकते हैं, और जब भी आप डिनर पे जा रहे हो तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप कार्ड स्वाइप करो, और स्वाइप या जो भी था उस ज़माने में, वो कार्ड दिखाओ, और आप पैसे मत दो, आप महीने के एंड में पैसे दे दो, है ना। तो उससे क्या हो गया, वो उसके पीछे जीनियस, मैं इसलिए कह रहा हूँ उसको, इसलिए जीनियस है वो, कि कभी भी कोई इंसान कोई चीज़ खरीदता है, तो जब वो ख़रीदता है तो वो चीज़ लेने की खुशी भी है उसको, और पैसे जाने का गम भी रहता। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर इंसान के साथ होता। लेकिन इसने क्या किया, वो जो गम का पार्ट है, जो तकलीफ़ का पार्ट है पैसे देने का, वो कट कर दिया। आप चीज़ों का प्लेजर ले रहे हो खरीदने का, लेकिन पैसे देने का उस वक्त पे आपको गम नहीं है, तो आप उसके आदी जल्दी हो जाते हैं। ऐसा आपको, आपकी फितरत को या आपकी साइकोलॉजी को ऐसे फील होता है कि आपको ये चीज़ फ्री में मिल रही है, तो एक्चुअली वो फ्री में है नहीं, आपको पैसे देना, लेकिन ऐसा मालूम होता है। तो वो था उसका ब्रिलियंट हैक जो उसने लोगों के साथ किया, और उसी के ऊपर लोगों ने लेटर, बैंक्स ने क्रेडिट कार्ड्स बनाए, लोन्स बनाए, और बहुत बड़ा बिजनेस है लोन देना, लोन से पैसे कमाना। इसलिए आप कभी भी देखो कि दुनिया में जितने भी बहुत रईस ख़ानदान है, जो सबसे रईस है, जो रॉथस्चाइल्ड, ये वो हम लोग नाम सुनते हैं, ये सारे बैंकिंग में है। ये बैंकिंग की वजह से ही रिच है। और बैंकिंग में आसान तरीका, बहुत आसान है पैसे कमाने का। इंटरेस्ट पे जब आप पैसा बनाते हो, बहुत आसान तरीका है। वैसे अगर जनरली एक आम इंसान को पैसे कमाना है ना, तो उसको एक प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, एक सर्विस देनी पड़ती है ना। प्रोडक्ट बनाओगे, उसके पीछे मेहनत लगोगे, एक इन्वेंशन करोगे, फिर वो प्रोडक्ट को मार्केट करोगे कि भैया हमारा प्रोडक्ट खरीदो, क्यों दूसरे से अच्छा है, कॉम्पीट करोगे। फिर कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो आप फिर उसके बाद उसको सर्विसेज दोगे, तब जाके आप पैसा कमाओगे। इतना बड़ा उसका तरीका है। लेकिन बैंक वाले और जो इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, उनके लिए बहुत आसान तरीका है, पैसे दो, पैसे से पैसा दो। कोई मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत मिनिमम मार्केट, कोई प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं, कोई इन्वेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो ये बहुत ही जीनियस आइडिया है उनका पैसे कमाने का, एक नॉर्मल आम इंसानों से। अभी देखो ना, आपकी क्रेडिट कार्ड जब अपने पास रहता है, क्रेडिट कार्ड पे 50 ऑफर रहते हैं, ये फ्री मिलेगा, वो कैशबैक मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। आप सोच के देखो, ये और सारे ऑफर आपको डेबिट कार्ड पे नहीं है। डेबिट कार्ड पे तो आप अपना खुद का पैसा खर्चा कर रहे हो ना, तो खुद का पैसा खर्चा कर रहे हो तो आपको मिलना चाहिए, एक लॉजिक बात ये बोलती है। लेकिन हाँ, उधार लेके खर्चा करो तो हम आपको देंगे, ऐसा भी रहता है। तो ये भी एक सोचने की बात है कि क्यों दे रहे, क्योंकि वो एक ट्रैप है, वो बोलते हैं ना, एक जाल बिछाया हुआ है, वो जाल में फंसाना है। लोगों को लगता है कि हाँ, हम सिस्टम को गेम कर देंगे, हम सिर्फ बेनिफिट्स लेंगे, इंटरेस्ट नहीं भरेंगे। तो वो क्या लगता है, कितने परसेंट लोग वो कर पाते होंगे। आज नहीं कर तो फिसलना ही फिसलना है, वो मछली अटकने अटकने, जाल बिछा हुआ है। कमज़ोर मोमेंट लाइफ में हर किसी के आता ही है, और फिर वो एक बार वो डेड ट्रैप में फंस गया तो वो फंसता चला जाता है, वो इंटरेस्ट भरने लगता है उसका। और जब इंटरेस्ट भरने लगता है, और तुम्हारी जो परचेसिंग हैबिट्स है वो भी उनको पता रहती, तुमसे ज़्यादा तुम्हारे बारे में उनको पता है, तो एड्स भी तुमको ऐसे दिखाएंगे, प्रोडक्ट्स भी ऐसे दिखाएंगे। और जेब में क्रेडिट कार्ड है, पैसे नहीं हुए तो क्या हुआ, आप क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हैं। कई कई जानने वाले, कई दोस्तों को मैं जानता हूँ, पैकेजेस अच्छे हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का ईएमआई चालू है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का ईएमआई बहुत हाई रहता है। अब कैसा है कि बैंक को क्या चाहिए, बैंक को चाहिए स्लेव्स, उनको चाहिए ग़ुलाम जो हमारे लिए पैसा कमाए और हमको पैसे कमा के दे, है ना। तो वो आइडियली क्या रहेगा उनका, सबसे आइडियली ये रहता सोचना कि भैया बड़ा लोन लो, आप हाउस लोन लो। हाउस लोन आप जब लोगे तो आप 20 साल के आसपास बंद जाओगे बैंक से। 20 साल तक आपने पैसे कमाने, बैंक को भरने,
वो उनके लिए आइडियल है कि एक बंदा आया, उसने अपने से लोन लिया, उसकी जवानी शुरू हुई, थोड़ा पैकेज शुरू हुआ, उसको अपना गुलाम बना लो। वो अब भरता रहेगा, उसकी जवानी ख़त्म हुए तक वो गुलाम हो गया। वो आइडियल सिनेरियो है। अब अगर छोटा लोन है, जैसे क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, अब छोटे लोन से तो फिर तू जल्दी निकल जाएगा ना, तो उसका इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा कि तू उसमें फंसा रहे। कितने लोग ऐसे हैं कि एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते और ईएमआई बना लेते उसका। कितने फ़ोन मेरे को भी आते, सर आपका कोई क्रेडिट कार्ड का लोन होगा तो हमारे कार्ड से पे कर दो। क्यों इतने जनरस है, समझो ना उस बात को। कि वो बोल रहे कि भैया उसके यहाँ काम मत कर, मेरे यहाँ काम कर, मेरा गुलाम बन जा अब तो। क्रेडिट कार्ड लोग लेते हैं, लोगों को लगता है कि ठीक है, नहीं मैं नहीं खर्च करूँगा, ज़रूरत पड़ने पे खर्च करूँगा। लेकिन कमज़ोर मोमेंट सबके लाइफ में आते हैं। अभी जैसे इमेजिन कि तू जेब में है तेरे पे कार्ड, तू मॉल में जा रहा है, सोच तू तेरे बच्चे के साथ है या तेरे मम्मी के साथ है, नहीं है तेरे पास पैसे, कोई चीज़ पसंद आ गई, तेरी बच्ची ने मांग ली कि यार ये दिला दो मेरे को, तेरे को बहुत लाड़ आ रहा बच्ची पे, यार मैं दिला दूँ, है ना। मन तो सबका ही होता है कि बच्चे जो मांग रहे हैं उनको दिला दूँ, या वो जेब में पैसे नहीं रहेंगे तो तू घर आ जाएगा, चाहे वो कुछ हो जाओ। लेकिन जेब में कार्ड रहेगा तो तू बोलेगा ले लेते ना, अगली बार भर देंगे, अगली बार भर देंगे और कोई बात नहीं। ऐसे कैसे आपकी आदत बढ़ जाती। आपकी आदत ये होगी कि आप रुकते नहीं हो, आप कुर्बानी नहीं दोगे, आपको फिर इंस्टिंक्ट्स पे एक्ट करने की भी आदत हो गई कि भैया इंस्टिंक्ट आया, खट परचेस, फिर आप बोलते अगले महीने की सैलरी में भर दूंगा। धीरे 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 वो गड्ढा इतना गहरा हो जाता है कि आप सिर्फ अब इंटरेस्ट ही पे कर रहे हो, बाकी आपका मुद्दल तो रह जाता है और हाई इंटरेस्ट उसमें पे करते। सिमिलर टाइप ऑफ टेक्निक ये जो मॉब्स होती थी ना न्यूयॉर्क में और अमेरिका के डिफरेंट डिफरेंट वेगस में, मॉब्स बोल के होती थी, मॉब इटालियन मॉब्स रहते थे, ऑर्गेनाइज क्राइम जिसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोगों की टेक्निक यही थी कि वो देखते थे कि किसको उधार चाहिए। जनरली वो कोशिश करते थे जो गैम्बलर है, जुआ खेलना चाहता है, तो ये लोग क्या करते थे, गेम्स ऑर्गेनाइज करेंगे। अब उसमें लोग आते गेम खेलते हैं, वो चस्का ऐसा रहता कि आदमी हारने के बाद भी लगता है यार एक और दाव खेलूंगा जीत जाऊंगा। वो क्या करता, मॉबस्टर से लोन लेता जो वो गेम चला रहा है। मॉबस्टर पहले तो सबसे पहले वो गेम में एंट्री के लिए आपका देख पहले चेक कर लेते हैं आपका बिजनेस क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपकी क्या प्रॉपर्टी, उनको सब पता रहता है। उसके बाद वो आपको लोन देता है, ठीक है, वो आपको लोन देता है, आप गैम्बलिंग में चलो हार गए, आप बोलेंगे मैं भर दूंगा। लेकिन फिर वो क्या होता है, फिर आपके बिजनेस पे आना शुरू हो जाएंगे, वो आपको धमकी देना शुरू कर देंगे। धीरे 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 आपके बिजनेस का वो टेक ओवर कर लेते हैं। आप भर नहीं पाते क्योंकि आप तो डिजेनरेट हो ना, आप गैम्बलर हो, आपके पास थोड़ा भी पैसा आया तो आप गैम्बलिंग करोगे। सेम हालत यही है बैंक की भी, बस यही है कि मॉब वाले वायलेंस ज़्यादा यूज़ करते थे, बैंक वाले कम यूज़ करते हैं और थर्ड पार्टी के थ्रू यूज़ करते हैं। ऐसे भी बहुत केसेस हैं कि फ़ोन करके लोगों को गालियाँ देते हैं, ये धमकी देते हैं उनके रिश्ते। आज बीच में तो एक स्कैम भी पकड़ा गया था कि कोई एक रिकवरी एजेंट्स थे जो बंदे को तो गाली दे ही रहे हैं, यहाँ तक कि उसके रिश्तेदारों को भी फ़ोन करके गाली दे रहे हैं। तो सिमिलर टेक्निक है, बट अप्रोच थोड़ा सा सॉफ्ट है बैंक का क्योंकि वो रेगुलेशन है। लेकिन बैंक भी वही देखती है, आप अगर लोन नहीं भर पाए तो क्या आपसे ले छीन सकते, वो देख के लोन देते हैं, किसी को भी तो लोन नहीं देते ना वो लोग, ऐसा है। और कोई भी चीज़, अब जैसे आप खुद देखो कि आप अगर आपके रिश्तेदार है, आपके दोस्त है, वो अगर आपको लोन देंगे तो वो किस चीज़ के लोन देंगे, ज़रूरत की चीज़ों के लिए, चाहे आपको बिजनेस करना है या बीमार हो। बैंक ही एक है जो आपके शौक़ के लिए भी लोन देने तैयार है। वो तो बैठी है, लोन सर जाओ हनीमून पे, लो लोन लो। तो उनको चाहिए कि वो स्लेव हमारे लिए काम करे, अपने लिए नहीं करे। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और अमेरिका, अब अपन इतना बोलते हैं अमेरिकन इतना प्रोग्रेसिव देश है, इतने लोग वहाँ पे खुश है, अमेरिकन ड्रीम इतनी बड़ी चीज़ है। अमेरिका में हायर एजुकेशन सबसे पहले तो बहुत महंगा है। बोलते हैं ऑन एन एवरेज $100,000 लगते हैं एक हायर एजुकेशन करने के लिए, ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए। हर बंदा तो पे नहीं कर सकता, हर किसी के माँ बाप थोड़ी ना भर सकते उतने पैसे। तो ये क्या करते हैं, लोन लेते हैं, बैंक लोन लेते हैं। और अमेरिकन कल्चर थोड़ा ये भी है कि वो इतने बड़े बड़े लोन लेके कोर्सेज भी ऐसे करेंगे जिससे कोई खास जॉब ना लगे, आर्ट्स वार्ट्स में ले लेंगे, ऐसे भी लोग रहते हैं। और चलो ठीक है, किसी ने किया भी, अगर इंजीनियरिंग भी कर ली तो हर किसी को तो हाई पेइंग जॉब नहीं लगेगी, तो वो सारी ज़िंदगी वो लोन भरते रहते। कहीं केसेस कहते हैं कि ऐसे हैं कि लोग रिटायर हो गए, और अमेरिका में रिटायर होने के बाद सोशल सिक्योरिटी चेक्स मिलते हैं ना, बूढ़ों को चेक देते हैं गवर्नमेंट, तो वो चेक उनके जब्त हो जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जवानी में जो लोन लिया था एजुकेशन लोन वो भरा नहीं, उसकी ईएमआई बाकी है।
तो क्या ज़िंदगी है ये? सारी ज़िंदगी काम किया और बुढ़ापे के चेक्स भी जब्त हो रहे हैं क्योंकि एजुकेशन लोन। अमेरिका में एक सिस्टम है कि आप बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर सकते हो कि अगर आप बिजनेस में अंदर हो गए, आपका लॉस हो गया, कुछ भी बर्बाद हो गया आप नेचुरल कॉजेज़ की वजह से या कोई कॉज की वजह से, तो आप बैंक्रप्सी फाइल कर सकते हो और आप सारे लोन से आपका मुक्ति हो जाएगी कि भैया मैं बैंक्रप्ट हूँ, अब मैं किसी को नहीं दे सकता। सब लोन माफ़ हो जाएंगे एक्सेप्ट एजुकेशन लोन, क्योंकि वो पकड़ते हैं ना जो कच्ची उम्र में पकड़ते हैं, गुलाम जो पकड़ते हैं वो, क्योंकि एक 20 साल का बंदा क्या, उसको इतनी अकल नहीं होती, वो सोच रहा है यार मैं पढ़ूंगा, सब पढ़ रहे हैं मुझे भी पढ़ना है, मैं पे कर लूँगा, उसको थोड़ी इतनी समझ है। वो साइन करता है, वो ले लेता लोन, बाद में पता चलता है कि क्या बड़ा ट्रैप में वो फंस चुका है। कई अमेरिकन इस ट्रैप में है। वो एक ग्रीक फिलोसोफर था पाब्लस साइरस बोल के, उसने बोला था डेट इज़ द स्लेवरी ऑफ द फ्री, मतलब उधारी लेके जो एक आज़ाद इंसान है उसको गुलाम बनाया तो उधार दे दो उसको और उससे इंटरेस्ट वसूल करो। एक प्रीस्ट भी था, अमेरिकन प्रीस्ट था, एक ब्लैक, उसने बहुत ज़बरदस्त बात करी थी, मैं जब उसको सुन रहा था तो बोल रहा था कि अगर आप ये महीने का बिल नेक्स्ट मंथ की सैलरी से भर रहे हो तो समझ लो आप गुलाम हो, यू आर अ स्लेव। क्योंकि वहाँ पे अमेरिका में आज क्या है कि बंदा सीधा सीधा खरीद नहीं सकते ना, वो तो ऐसे खरीदते हैं। और कैसा है कि कोई भी चीज़ को, ये बैंकिंग सिस्टम हो गया जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, इसमें इतनी चीज़ें हैं, इतने टेक्निकल टर्म्स है, इतने टेक्निकल लॉज है, इंसान कंफ्यूज भी होता है, उसको समझ नहीं आता कि इसमें सही क्या है गलत क्या है। किसी नॉर्मल इंसान को अगर समझाने आप बैठो तो थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि आप खुद उसको समझ नहीं पाते। आप चलो आप फील कर रहे हो कि यार ये गलत है, ये लोन वाला सिस्टम, इंटरेस्ट वाला सिस्टम, ज़िंदगियाँ बर्बाद होती है लोगों के शहर बर्बाद हो जाते हैं, देश के देश भी बर्बाद हो जाते हैं, ऐसे केसेस हैं। लेकिन फिर भी हम लोग उसमें इन्वॉल्व इसलिए रहते हैं क्योंकि वो चीज़ हमको समझती नहीं है क्लियरली, एक क्या बोलेंगे, एक सादगी में कोई उसको समझाता नहीं है। अभी पाकिस्तान के जो बुरे हाल हुए हुए हैं वो क्यों है? वो लोन की वजह से है। लेकिन ये आम लोगों को मालूम नहीं है, आम लोग कुछ भी लगाते हैं कि इसके वजह से हुआ होगा, लेकिन उसका जो कोर रीज़न है वो है लोन्स। वो लोन्स में और कर्जे में डूबा हुआ है देश। श्रीलंका के साथ भी सेम केस हुआ। बोलते हैं कि 1980 से अभी तक, आईएमएफ मालूम है ना, आईएमएफ बोले तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल के एक फंड है जो कि बहुत कम इंटरेस्ट के ऊपर सरकारों को और देश को लोन देता है, कोई भी देश जो परेशानी में हो। जैसे कि इंडिया ने जब मनमोहन सिंह की सरकार ने 1991 में जो रिफॉर्म लेके आई थी, तो तब वो आखिरी बार आईएमएफ के पास गया था हिंदुस्तान कि भैया हमको लोन दे दो, हम अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं। तो इंडिया ने चलो ओपन इतने अच्छे से किया था कि आईएमएफ कैसा करता है कि आपको इंस्टॉलमेंट्स अलॉट करता है कि ये इंस्टॉलमेंट आप विड्रॉ कर सकते हो। तो आखिरी के कुछ इंस्टॉलमेंट्स इंडिया ने लिया भी नहीं था, इतना अच्छा उसका इकोनॉमिक सिचुएशन शुरू हो गई थी क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी को ओपन किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, बड़ा फेमस और क्या बोलेंगे इंडिया के लिए एक बड़ा माइलस्टोन था वो। तो बहरहाल, और पाकिस्तान ने 1980 से अभी तक 13 बार आईएमएफ से लोन लिया है, 13 टाइम्स। एडिक्ट, वो बोलते हैं ना आईएमएफ एडिक्ट है पाकिस्तान। और चलो आईएमएफ तो फिर भी कम इंटरेस्ट पे दे देता है, आईएमएफ से ज़्यादा लोन अपने पाकिस्तान के ऊपर है चाइना का। 30% ऑफ देयर लोन, $30 बिलियन का उन्होंने लोन ले रखा है। किस चीज़ के लिए? कि भाई वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हो, बेल्ट एंड रोल इनिशिएटिव बोल के, रोड इनिशिएटिव बोल के एक बना रहे हो कि पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो रहते हैं ना कि कंपनीज लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये चाइनीज़ की बहुत खतरनाक टेक्निक है। वो क्या करते हैं, अब जैसे अपने सब कॉन्टिनेंट के जो देश है करप्ट तो है ही, तो पॉलिटिशियन को क्या करते हैं, करप्ट करते हैं और उनको क्या बोलते हैं कि रिक्वायरमेंट बनाओ, कि जो चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको अप्रूव करो लोन को। तो इन्होंने क्या किया भाई, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे। चाइना ने लॉबिंग करी, पॉलिटिशियंस को घूस दे के अप्रूव करा लिया लोन, वो प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के लिए पैसा किससे लेंगे भाई? चाइना से लेंगे, एकदम हाई इंटरेस्ट रेट पे। चाइना उनको लोन देता है। अब वो कंस्ट्रक्शन है, रोड बनाने, ब्रिज बनाने, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किसको जाएगा? चाइनीज़ बिजनेसमैन को। चाइनीज़ बिजनेसमैन को जाएगा, चाइनीज़ बिजनेसमैन उसको हाई रेट पे लेगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस और जो भी ऑफिसर्स है वो तो बॉट एंड सोल्ड है, वो खरीद लिए हुए चाइना ने। तो वो क्या करते हैं, अपने बिजनेसमैन को हाई रेट पे कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं। अब हाई रेट पे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, अब काम चालू है, इंटरेस्ट चलता जा रहा है, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है।
जब कोई कंट्री इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती, चाइना क्या करता है, आपको जाके वो कब्जा कर लेता है, ये हमको दे दो, आप पैसे नहीं दे सकते ना, क्योंकि पाकिस्तान ने 30 बिलियन का लोन लिया हुआ है। बोलते हैं कि जब तक ये इकोनॉमिक कॉरिडोर ख़त्म हो जाएगा, उसका कंस्ट्रक्शन और उससे पैसा आना शुरू होगा इनको, वो होगा नहीं होगा वो ऊपर वाला ही जानता है, तो वो 30 बिलियन 80 बिलियन हो जाएगा। अभी खुद वो 100 बिलियन डेट में है, इसलिए इतनी वाट लगी हुई उनकी, एक इन्फ्लेशन किधर की किधर गया हुआ है, लोगों को खाने को खाना नहीं है, तेल नहीं है, गरीब परेशान है। ये सारी चीज़ों के वजह से आयता पैसा जो रहता है ना लोन का, वो बेबरकती रहता है। वो बोलते हैं ना लोग, बरकत उड़ जाती, तो वो एक सादा सिंपल तरीका रहता है कोई चीज़ बताने के लिए। अभी हमारे यहाँ ना वो एक गेम खेलते थे, उसको अट्ठा चम्मा बोलते थे। तो वो खेलने में लोग क्या बोलते थे, अरे ये खेले ना घर में बरकत उड़ जाती। तो मेरे को लगता है उनका बोलने का मतलब ये था कि लोग अब दिन दिन भर खेलेंगे, काम पे नहीं जाएंगे, तो ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है ना। तो एक बताने का तरीका रहता कि भाई इससे बरकत उड़ जाती, वो हो जाता है। तो इनका भी वही है, ऐसे इन्होंने लोन ले रखे हैं कि इनकी औकात है नहीं पेमेंट करने की, और चाइना ने इधर से भी लूट लिया उधर से भी लूट लिया। सेम चीज़ श्रीलंका में हुई। श्रीलंका क्यों बर्बाद हुआ? श्रीलंका को लोन पोर्ट बनाने के लिए, क्या नाम है, हम्बन टोटा पोर्ट, हम्बन टोटा पोर्ट बनाने के लिए लोन दिया। हम्बन टोटा पोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोलंबो का बोल के, कोलंबो का पोर्ट उनका वहीं पास में, उसके कहीं थोड़ा ही पास में एक और पोर्ट बना दिया। अरे भाई कोई लॉजिक तो है ना, क्योंकि पॉलिटिशियन खरीदे हुए। कॉन्ट्रैक्ट लिया चाइनीज़ बिजनेसमैन ने, महंगे महंगे में उसको बनाया, लोन का ईएमआई इंटरेस्ट इधर उधर चला गया कि ये भर नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, जाके पोर्ट पे कब्जा मार लिया। अब वो पोर्ट पे बैठेगा, इंडिया का ट्रैफिक मॉनिटर करेगा, ये करेगा वो। तो ऐसे ये टेक्निक्स बहुत ज़मानी पुरानी टेक्निक्स है, आज भी वही चलती है कि कैसे चीज़ों पे कब्जा करना है, लोगों पे कब्जा करना है, लोगों को अपना गुलाम बनाना है, उनकी प्रॉपर्टी सीज करनी है। ये इंटरेस्ट का खेल पूरा वैसा ही चलता है। इसको समझने की ज़रूरत है, बेसिक बेसिक चीज़ों को समझो कि क्या है, कैसे किया कैसे जाता है। एक ऐसी मैं इसके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो एक मेरे को एक वीडियो देखा मैंने, एक एनिमेटेड वीडियो था, उसके अंदर बहुत बेसिक उसमें बताया था। तो उसमें एक स्टोरी ऐसी बनाई उन्होंने कि 5 लोग रहते, वो एक शिप पे जाते रहते, ठीक है। अब वो शिप उनकी शिपरेक हो जाता, वो शिप डूबने लगती, तो वो क्रैश हो जाते एक आइलैंड के ऊपर। 5 लोगों के नाम समझ ले, दो एक का, शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय और अजय, ये 5 लोग, ठीक है। अब ये 5 लोग क्या हुआ, आइलैंड पे चले गए, अब कहीं जा नहीं सकते। और आइलैंड में ना वो बहुत था, मतलब रिसोर्सफुल आइलैंड था, वहाँ पे अनाज है, फ्रूट्स है, ये है वो है, सारी चीज़ें थी। अब ये वहाँ चले गए, सो अब ये यहाँ उस आइलैंड पे सेटल हो गए, ठीक है। सेटल हो गए तो सबने अपनी अपनी स्किल के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करे, किसी ने कुछ उगाना शुरू किया। अब इनके पास पैसा तो था नहीं वहाँ, तो आपस में इन्होंने बार्टर सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है। अब बार्टर सिस्टम से वो कुछ चीज़ें लेते हैं, जैसे मुझे से तू कारपेंटर है, मेरे को तो तुमसे एक चेयर चाहिए, और मैं फार्मर हूँ, मैंने गेहूँ उगाए, तो मैंने तेरे को गेहूँ दिए और तूने बदले में मेरे को चेयर दे दी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ एक्चुअली ये है कि एक प्रोडक्ट जो तुमने बनाया, फर्नीचर मैंने जो उगाया, या किसी और ने कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई हकीम बन गया समझ लो उनमें से, है ना। तो ये सर्विसेज है और कुछ प्रोडक्ट्स है, और ये इनको बोलते हैं वेल्थ। तो इनको वेल्थ क्रिएट करना आ गई। अब आपस में जब ये ट्रेड करते थे तो ये बार्टर सिस्टम से करते थे। थोड़े दिन के बाद एक सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, क्योंकि उनको हर प्रोडक्ट और हर सर्विस का प्राइस लगाना था, समझ रहे हो, कि बार्टर सिस्टम में चीज़ें कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जैसे कि आप समझो, मैंने 5 किलो गेहूँ तेरे को दे के एक पूरा टेबल बनवा लिया, तो तेरे लिए मेहनत ज़्यादा होगी ना, तेरा प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा पैसे वाला, मेहनत वाला है, मेरा थोड़ा कम वाला होगा। ऐसी प्रॉब्लम्स उनको आनी शुरू हो गई, हालांकि उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। तो उन्होंने सोचा यार अपने को एक फाइनेंशियल सिस्टम सेटअप करना चाहिए, लेकिन हमारे को किसी को तो फाइनेंशियल सिस्टम आता नहीं है। काश यार बोले हमारे ना बीच में एक बैंकर होता, तो वो हमको ज़रा फाइनेंशियल सिस्टम समझाता। कट तो थोड़े दिन के बाद एक और शिप वहाँ पे क्रैश होती है, उसमें एक ही बंदा है, वो बंदे का नाम अपन बोलते गब्बर, ठीक है। गब्बर वहाँ आता है, तो गब्बर को पता चलता है कि अरे, गब्बर को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमारा प्रॉब्लम है, हम लोग
वेल्थ तो बहुत है हमारे पास, चीज़ें भी, हम काम अच्छा करते हैं एकदम, सोसाइटी हमारी बहुत बढ़िया चल रही है, बस थोड़ा सा एक बैंकिंग सिस्टम चाहिए जिससे हमको समझ में आए कि हमारे प्रोडक्ट्स और प्राइसेस का जो है रेट अच्छे से लगे और इवन हो और फेयर, मतलब क्या बोलेंगे, एक जायज़, फेयर को क्या बोलेंगे, जस्ट हाँ जस्ट, जस्ट हमारा ट्रेड हो जो भी हो, उसके लिए हमें एक बैंकिंग सिस्टम है। तो गब्बर बोलता है किस्मत है आपकी, मैं हूँ ना बैंकर, मैं बैंकर ही हूँ, और इस ब्रीफ केस में मेरा सामान है बोले, और इस सामान में मेरे पास गोल्ड है, पेंसिल है और पेपर है, बस यही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं बोले बैंकिंग सिस्टम को। तो वो लोग खुश हो जाते, बोले क्या बात है, बैंकर, बैंकर मिल गया अपने को। तो गब्बर ने अब बोला कि ठीक है मैं आपके लिए ना एक मॉनेटरी सिस्टम सेट करता हूँ। इन्होंने आपस में सोचा और इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर आइलैंड के ऊपर 1000 रुपये अगर हमारे पास रहे तो 1000 रुपये में अपना काम हो सकता है, अपना ट्रेड चल सकता है। तो गब्बर ने बोला ठीक है मैं आपको 1000 रुपये देता हूँ, मेरे पास जो गोल्ड है उसके एवरेज में ऑफकोर्स आप 1000 रुपये लो, लिख के देता हूँ, आप लोग 200 रुपये आप ले लो, पाँचों आपस में ट्रेड करना, मेरे को ईयरली सिर्फ 10% इंटरेस्ट चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब वो बोले ठीक है भाई, अब तेरा गोल्ड है, तेरी नोट है, तो सिस्टम है बैंकिंग का और हमारा आसान हो रहा है, 200 रुपये सब लोग 200 रुपये ले लेते हैं और अपने ट्रेड करने शुरू हो जाते हैं। अब साल गुजरने लगा, ट्रेड चलने लगा, किसी का अच्छा चल रहा है, किसी का बुरा चल रहा है, ऐसे ही होता है ना लाइफ में। फिर जब साल ख़त्म होने आया तो शाहरुख का बिज़नेस इतना खास नहीं चला इस साल। शाहरुख ने सोचा यार मैंने 200 रुपये लिए थे, 10% इंटरेस्ट देना है, 220 रुपये का देना है गब्बर को, है ना, मेरे पास तो है नहीं, कहाँ से दूँ, मेरा तो लॉस हो गया। फिर शाहरुख ने क्या कर अपना दिमाग लगाया, शाहरुख स्मार्ट है, शाहरुख ने अपना दिमाग लगाया, बोला यार अगर सबके पैसे भी जमा कर लिए अपन ने तो भी 1100 रुपये थोड़ी हो सकता है, आइलैंड पे तो 1000 रुपये ही है, अगर ये सबसे 10% इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब 20 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है, तो कैसे होगा। अब ये दूसरों के पास गया तो बाकी सबका तो बिजनेस सही चल रहा था, उनके पास थे पैसे, क्योंकि शाहरुख के पास कम हो गए ना, तो बोले हम तो दे सकते हैं इंटरेस्ट। फिर उसने उनको समझाया, अरे भाई देखो बोले अगर अपन आइलैंड के पूरे पैसे जमा करेंगे तो 1000 हो रहे हैं और गब्बर को देना 1100, तो 1100 देंगे कैसे उसको, तो सब सकते में आ गया, अरे हाँ यार 1100 रुपये देंगे कहाँ से, टोटल तो वो हो रहा है, 10% इंटरेस्ट है। तो ये सब जाते गब्बर के पास, अरे बोले गब्बर भाई बड़ा मसला हो गया ये तो, बोले मेरा धंधा अच्छा चला, शाहरुख का इतना खास नहीं चला, चलो अपन ने वो छोड़ भी दिए, तो आपने तो 1000 रुपये दिए, आपको 1100 रुपये कहाँ से आ जाएंगे। तो गब्बर बोलता, गब्बर बहुत सही जवाब देता है उनको, जिससे सब मुतमईन हो जाते हैं, मैंने कब मांगे 1100 रुपये, 1100 में नहीं मांग रहा हूँ मैं, आप क्या करो, आप सिर्फ इंटरेस्ट दो, 200 रुपये दो जो इंटरेस्ट आपका बनता है, बाकी आप ट्रेड करो ना, 200 ही चाहिए मुझे, तो चाहिए नहीं, ज़्यादा नहीं चाहिए, पूरे नहीं चाहिए। बोले हाँ यार ठीक बात है, उसको 200 रुपये दिए, इनके पास पैसा कम हुआ, ये फिर ट्रेड करने निकल गए, आपस में बिजनेस कर रहे हैं। मतलब उसने 200 रुपये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो दे दिया, और 20 रुपये जो इंटरेस्ट लग रहे थे वो नहीं दिए। नहीं नहीं प्रिंसिपल नहीं दिया, अच्छा। आप प्रिंसिपल मत, आप जैसे उसने 200 रुपये दिया शाहरुख को या सलमान को, सलमान का बिजनेस अच्छा चला, सलमान को 200 दिए, सलमान को 220 वापस करना है, तो उसने बोला 220 नहीं चाहिए जी, आप 20 रुपये दो, 200 रुपये आप रखो ना, अब तो आपको ट्रेड करना है, आप दे दोगे तो कैसे चलेगा आपका दाना पानी, है ना। तो सलमान को क्या लग रहा है, 20 रुपये तो है, दे दो, अपन ने तो कमाए, लॉस थोड़ा शाहरुख का हो गया ठीक है, लेकिन शाहरुख ने भी बोला चलो 20 दे देते, बचे पैसे से अपना और ट्रेड चलेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो फिर अपना काम करने चले गए। तो फिर ऐसे ही साल चलते रहे, गब्बर को उसकी पेमेंट मिलती रही और ये लोग उसको इंटरेस्ट गब्बर को पे करते रहे। लेकिन क्या हुआ, जैसे कि और कुछ साल गुजरे तो आइलैंड पे मनी कम होने लगा, जैसे ही पैसा कम होने लगा तो क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई तो और फिर लोग परेशान हो गए। फिर ये 4-5 शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय एक जगह जमा हुए, बोले यार इतनी महंगाई बढ़ गई, पैसे अपने पास भी नहीं है ना, क्या करें, सिस्टम सही नहीं लग रहा, चलो गब्बर के पास जाते हैं। तो फिर वो फिर पहुँचते हैं, यार ये ऐसा ऐसा है, इन्फ्लेशन हो गया, इतनी महंगाई बढ़ रही है हमारी आपस में, पैसे है नहीं ट्रेड करने के लिए, क्या किया जाए, ये सिस्टम ऐसे कैसे चल रहा है। तो गब्बर बोलता उसमें टेंशन की क्या बात है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, लोन है ना अपने पास, वो है ना गोल्ड है ना, मैं 200 और देता आपको, कोई टेंशन की बात है, 200 रुपये और देता हूँ, आप बिजनेस करो ना यार, बिजनेस पे ध्यान दो, मेरे को क्या चाहिए, 20-10% इंटरेस्ट दे दो बस। वो फिर 200 रुपये उनको लिख के दे देता, फिर वो चले, फिर ट्रेड कर रहे हैं,
इंटरेस्ट इसको भर रहे हैं, पैसा खुद कमा रहे हैं, ठीक है। फिर और स्टोरी वो ऐसी लंबी है कि भाई कि फिर गब्बर ने इनके जो वो रहते हैं कि इनकी हैबिट्स को जाना, इनके पॉलिटिकल थॉट्स को जाना। फिर एक गब्बर ने एक न्यूज़पेपर चालू किया और फिर अलग अलग डिबेट्स में इनको इंगेज रखा जो कि पैसे से अलग रहेंगे। तो कई साल गुजर गए लेकिन ये उस पर उन्होंने उसका मॉनेटरी सिस्टम पे कभी ध्यान नहीं दिया। वो आपस की उलझनों में उलझे रहे, एक दूसरे की समझो कोई किसी को रिलीजन में उलझा दिया, किसी को पॉलिटिक्स में उलझा दिया। तो इस चक्कर में गब्बर होते गए रिच और ये 5 होते गए गरीब, और ये डबल मेहनत करने लगे और गब्बर बैठे बैठे क्या हो गया, आसामी हो गया। तो इनकी इनिशियल रिक्वायरमेंट सिर्फ ये थी कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पैसा रिप्रेजेंट करे। आज पैसा क्या रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मच दे ओ टू गब्बर, कि गब्बर को कितने पैसे देने हैं, है ना। पैसे का काम ये है ना कि अपनी जो सर्विसेज है, जो प्रोडक्ट्स है, जो वेल्थ है जो क्रिएट होती है, जो लोग वेल्थ कैसे क्रिएट होती है वही मैं कह रहा हूँ। तुमने चेयर बनाई, मैंने टेबल बनाया, अपन दोनों ने एक्सचेंज कर दिए, दुनिया में एक टेबल और एक चेयर आ गई। ये क्या हो गई, वेल्थ क्रिएशन हो गई। इस चीज़ को, इस ट्रेड को रिप्रेजेंट करना पैसे का काम है। पैसा अपने आप में तो एक वो नहीं है ना, क्या कहेंगे, एक प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए। ये इंटरेस्ट क्या करता है, पैसे को प्रोडक्ट बना के खींचता है और ऐसे लोगों को उलझा है। तो ये एकदम बेसिक समझने की बात है कि ये एक बेसिक स्टोरी से एक इंटरेस्ट का मॉनेटरी सिस्टम समझाने की कोशिश की गई है। तो बोलते हैं ना कि पैसा जो है ना वो सिर्फ एक सिंबल है, एक सिंबल है कि वो पोजेशन नहीं है। लेकिन एज सून एज जैसे इंटरेस्ट उसके अंदर घुस जाता है ना, पैसे में जब आपने इंटरेस्ट जो दिया, लोग बोलते क्यों इंटरेस्ट गंदी चीज़ है, कि वो सिंबल को पोजेशन में तब्दील कर देता इंटरेस्ट। समझ रहे, ट्रेड और प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन है ये पैसा। बाद में जब इंटरेस्ट उसमें आ गया तो वो पैसा ही पोजीशन बन गया। ऐसे ये सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है इंटरेस्ट, इसलिए ये इतनी खतरनाक चीज़ है। तो इन 5 के साथ भी वही हुआ। कितना भी ट्रेड करो, कितना भी काम करो, 1000 रुपये से ज़्यादा पैसे तो नहीं बढ़ने वाले ना। पैसे बढ़ाने हैं तो लोन ही लेना पड़ेगा। तो ये है इंटरेस्ट का साइड इफ़ेक्ट। इंटरेस्ट की वजह से ऐसी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। तो सोसाइटी में पैसा कब बढ़ना चाहिए, जब सोसाइटी में वेल्थ बढ़ती है। समझ रहे हो, जैसे चीज़ें बढ़ी, सर्विसेज बढ़ी, उस हिसाब से वेल्थ भी बढ़नी चाहिए। और वो इसलिए कि पोजेशंस और जो सर्विसेज है वो आपस में हम सर्कुलेट कर सके इफ़ेक्टिवली, इसलिए वो पैसा होता है। तो गब्बर का जो सिस्टम था वो सिस्टम एक्चुअली क्या था, स्लेवरी का। आया वो बैंकर बन के था, लेकिन इन 5 को अपना उसने स्लेव बना दिया था। तो जैसे फिर स्टोरी ऐसी होती है कि जैसे ये 5 को ये समझता है तो वो जाते गब्बर के पास कि भाई, अब वो फुल्ली समझ गए कि सिस्टम इतना बकवास है। तो बोलते हैं कि वो जाते गब्बर के पास और फिर गब्बर को चेक करते, उसका ब्रीफ केस खोलते तो उसमें सोना भी नहीं होता। ठीक है, वो एड़ा बनाया रहता, सोना नहीं है। लेकिन उस पैसे को वर्क करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट था पता है, उन 5 का एग्री करना कि उस बैंक में सोना है, उस बैग में सोना है। यही आज के पैसे का भी ट्रिक वही है। रुपए को, डॉलर को वैल्यू इसलिए कि तू और मैं मानते हैं कि उसको वैल्यू है, वरना तो उसकी क्या वैल्यू है। एक ज़माना था जब वो था गोल्ड को रिप्रेजेंट करने वाला, लेकिन कई बार उसको गोल्ड से अब तो परमानेंटली कट कर दिया गया। तो सेम गब्बर वाली टेक्निक है कि हम मान रहे हैं उसको वैल्यू है तो वैल्यू है, वरना वो कुछ नहीं है, कोई सोना कहीं रखा नहीं है हमारे नाम का, हमारे पैसे का। हाँ, वही कि उसको एक कमोडिटी बना दिया गया है अभी। हालांकि उसने रिप्रेजेंट करना चाहिए था एक कमोडिटी को, ये एक प्राइसिंग को रेगुलेट करने के लिए कि हर एक कोई अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर पाए। पर वो खुद में एक कम्युनिटी बन के रह गया है। और वो मतलब ऐसा है कि तुम जो पैसे दे रहे हो जो तुम्हारे पास है नहीं, और पैसे ले रहे हो जो तुमने कमाए नहीं। इन अ सेंस वही है, इंटरेस्ट, पैसे के बीच में जब इंटरेस्ट घुसेगा तो वो यही काम करेगा। वो है ही इतनी गंदी चीज़, इसलिए इन सब से बचना बहुत ज़रूरी है। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, मुश्किल है। चीज़ों का मन होता है, किसका नहीं होता, चीज़ें देखते चीज़ों का मन होता है, घर लेने का मन होता है, गाड़ी का मन होता है, सबका होता है। एक वो पहले मेरा बहुत हार्ड टाइप का स्टैंस था इस चीज़ों के ऊपर, लेकिन मैं लोगों की चीज़ों को, बातों को भी ये समझता हूँ कि हाँ यार, एक दुनिया का ट्रैप में इंसान फंस जाता है, उसको चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ याद रखो, लोन पे कभी पैसा मत लो।
पहले तो उधार ही मत लो सबसे पहले। हाँ, बहुत डेस्परेशन है, यूनिक सिचुएशन है, दवा खाने के लिए लग रहे हैं, या आपको लगता है आप अच्छा रोज़गार करना है, छोटा मोटा लोन लेके आप करते हो, ठीक है, लेकिन इसको आदत मत बना लो, किसी के ग़ुलाम मत बन जाओ कि पूरी जवानी दे दी उनके नाम में, लो भाई अब हम आपके लिए काम करेंगे। और ये बचपन से भी बच्चों के दिमाग में डालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये कहाँ से आता, मैं तो कुछ स्टोरी बोलता हूँ कि एक बार ऐसी घर में मैं खाना खा रहा था, ग्रेवी कुछ थी, चपाती ख़त्म हो गई, चपाती नहीं थी घर में, और हमारे घर के पीछे ही किराना दुकान है। तो मैं छोटा था, जेब में पैसे थोड़ी थे, और वो किराना वाले पहचान के थे। मैं उठा गया वहाँ पे किराना दुकान पे, हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, बन पाव बोलते हैं, वो बन पाव लेके आया, और बस अब खाने ही बैठ रहा था तो मम्मी आ गए, बोले ये बन पाव कहाँ से लाया, मैं बताओ दुकान पे से लेके आया। बोले पैसे, बोला दूंगा बाद में बोल के आया। तो चिढ़ गए मम्मी, बोले उठ ये ले पैसे, और मैं बोले पैसे दे के आ जाओगे उसको, नहीं नहीं पैसे देना, ये बन पाव वापस करना, दूसरा 3 रुपये का आता था, 3 रुपये का फिर खरीदना, और वो आके खाना, खाने ने खाने दिया मेरे को। तो फिर मैं उठा, फिर वो बन पाव वापस करा, वो भी हैरत कर रहा है कि ये क्या कर रहे हो, ये पैसे दे दो चले जाओ। नहीं, मम्मी ने बोले ये वापस देना, वो वापस दिया, पैसे दिया, दूसरा बन पाव लिया, फिर घर आया। अब मेरी मम्मी ने शायद सोचा नहीं होगा कितना बड़ा रीज़न, बड़ा एक लेसन है मेरे लिए, लेकिन उसके बाद से अपने को एक उधार के पैसे की, उधार की खाने की एक वही हो गई, क्या कहेंगे, उससे मन ही उड़ गया। तो ये चीज़ें बचपन से भी डालनी चाहिए अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर। और बच्चों को स्कूल में तो बराबर लोग बोलते हैं कि राइट एन एसे ऑन समवन यू एडमायर, तो बच्चे भगत सिंह के बारे में लिखते हैं, है ना, बड़े बड़े हीरोज़ के बारे में लिखते हैं, कोई रिलीजियस लीडर के बारे में लिखता है, कोई बोलता है हमारे प्रॉफिट हमारे आइडल है ना। इतने बड़े बड़े आपने आइडियल्स बना रहे हैं और इतने बड़े बड़े लोगों को मान रहे, तो आप क्या सोच रहे हो कि मैं भी ऐसा बनूँ ना, इसीलिए लिख रहे हो ना, इसलिए बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं अपन बड़े बड़े लोगों से जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, सेक्रीफाइसेस किए। आप चाहते हो कि मैं वो बनूँ। एक लोन वाला आदमी कर सकता है, जिसके कर सर पे 20 साल का लोन है, वो कोई कॉज से नहीं जुड़ सकता, वो किसी मकसद के तहत अपना घर नहीं छोड़ सकता, समझ रहे, अपनी ज़िंदगी वक्फ नहीं कर सकता कि मैं हाँ आज़ादी के लिए लड़ूंगा, नहीं मैं चाइल्ड लेबर के लिए लड़ूंगा, है ना, नहीं कर सकता वो लोन में है। वो वैसी भी बात है, वो बोलते हैं ना कि कैपिटल है, वो कैपिटल की ऐसी दीवार है जैसे पुराने ज़माने के हैं, हम सब उस गुलामी में, उस कैपिटल में काम कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं जो लोन नहीं लेते वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र वॉल के ऊपर है कि आज निकल, मैं यहाँ से भागूंगा, यहाँ से निकलूंगा। लेकिन जो लोन लिया हुआ आदमी है वो बेड़ियों में है, वो वॉल की तरफ देख भी नहीं रहा, उसने पीठ कर दी उसकी तरफ, वो बोल रहा भाई बाप यहीं हूँ मैं, आप काम बोलो बस, लेकिन मेरे को चीज़ें मिलती रहनी चाहिए, है ना। इंसान की होती ना दिल में, यार मैं किसी दिन कुछ बड़ा काम करूँगा, किसी कॉज से जुड़ूंगा, कोई एक कॉज हो जो आपको अजीज़ हो, जो दुनिया में अच्छाई फैलाने के लिए हो, है ना। लेकिन मेरे को लगता है जो आदमी लोन ले लेता 20-20 साल 30-30 साल का, वो उसने सरेंडर कर दिया, उसने बोल दिया कि नहीं कोई कॉज नहीं है, कुछ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है सोसाइटी में, मैं नहीं करूँगा, मैं लोन भरूँगा, मैं ईएमआई भरूँगा। ये है वो सबसे खतरनाक इंटरेस्ट का ट्रैप।